अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में, एक इधर मारा और एक इधर मारा। मिडिल क्लास अब आपको छोड़ने जा रही है और इस साइड आ रही है। और जैसे मैंने कहा था कि इंडिया गठबंधन गारंटीड लीगल एमएसपी इस सदन में पास करेगी, वैसे ही मैं कह रहा हूं, आपको अच्छा लगे ना लगे, जाति जनगणना इस हाउस में, इस सदन में पास करके हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी, मेरे साथ है सुकेश रंजन और आप न्यूज 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं, राजनीति की रेस बताएंगे सुकेश। आज राहुल गांधी पार्लियामेंट में बोल रहे थे। राहुल गांधी आज बजट को लेके बोल रहे थे, लेकिन राहुल गांधी को सुन के ऐसा लगा कि राहुल गांधी ने सबके ऊपर बोला। आपने राहुल गांधी की बातों का थोड़ा सा हिस्सा देखा होगा इस वीडियो की शुरुआत में, और उसे शायद आपको पता लग गया हो कि राहुल गांधी का आज तेवर कैसा था, राहुल गांधी आज कितने हमलावर थे। सर, राहुल गांधी बोलने के लिए तो आए थे बजट पे, लेकिन जातीय जनगणना से लेकर मिडिल क्लास तक, फिर उसके बाद से विपक्ष पर और उसके बाद से पत्रकारों पर भी बोल गए। राहुल गांधी का ये जो तेवर है वो दिन प्रतिदिन बदलते दिख रहा है। और आज के भाषण के मायने क्या क्या थे, कैसा मैसेज था? पॉलिटिकल स्पीच थी जिसमें बजट का एक छौंक लगाया था उन्होंने, बजट से जोड़ा था उन्होंने। जैसे उन्होंने युवाओं की बात की और शिक्षा के बजट की बात की जी। तो एक पॉलिटिकल भाषण को उन्होंने बजट के भाषण में तब्दील किया और जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। इस सदन के शुरुआत में ही, जब ये सदन बैठा है उसके शुरुआत से ही वो नीट पे बहुत आक्रामक थे। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया है तो उन्होंने पेपर लीक की जनरल बात की कि पिछले 10 सालों में, मतलब एनडीए की सरकार में, मोदी सरकार 1 और 2, 70 पेपर लीक्स कि 70 पेपर लीक हुए हैं। तो युवा को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने की कोशिश उनकी है। फिर किसान, और किसानों के जरिए, चूंकि अभी किसान से मिले थे और हंगामा हुआ था कि सारे किसानों को अंदर नहीं आने दिया गया। फिर पता लगा कि राहुल गांधी बाहर गए और राहुल गांधी अब चूंकि विपक्ष के नेता हैं तो विपक्ष के नेता से मिलने कुछ किसान अंदर आए, तो उसकी चर्चा उन्होंने की कि किसानों के लिए दरवाजे बंद हैं जी। तो किसानों की बात करते करते, उनके एमएसपी की गारंटी की बात करते करते, ये अश्योरेंस देते देते कि हमारी सरकार जब आएगी, जो कि अभी 5 साल तक तो नहीं आनी है, अगर मध्यावधि चुनाव नहीं होते हैं, अगर बीच में सरकार नहीं जाती है या बीच में दूसरी कोई सरकार नहीं बन जाती है, तब तक तो यही चलेगा, एनडीए की सरकार है। लेकिन उन्होंने कहा कि जैसे हमारी सरकार आएगी, ये बहुत बड़ा काम नहीं है, ये डूएबल है और हम ये गारंटी देते हैं कि हम ये करेंगे, मतलब एमएसपी को लीगल गारंटी देंगे जी। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश वैसे पहले से आई हुई थी, यूपीए की सरकार भी के दौरान भी थी, ये नहीं हो पाया था। ये रीथिंक है, ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करना है। तो जैसे वो युवाओं को एड्रेस कर रहे थे, वैसे ही वो किसानों को एड्रेस कर रहे थे और एक नए वर्ग को भी उन्होंने एड्रेस किया। युवाओं को, किसानों के बाद एक मध्यम वर्ग जो आज की तारीख में कोर वोटर बीजेपी का बन चुका है, उसको नरेंद्र मोदी उसके पसंदीदा नेता हैं, और ये मिडिल क्लास हिलने को तैयार नहीं है। तो राहुल गांधी ने ये कहा कि ये मिडिल क्लास भी आपसे जाने वाला है। उन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जो बढ़ाए हैं सरकार ने, उसका हवाला दिया, और इंडेक्सेशन जो खत्म किया है उसका हवाला दिया। और यह बात सही है कि मिडिल क्लास में इसको लेकर बहुत रोष है। देखिए, मिडिल क्लास एक ऐसा क्लास है इस देश में, 2-2.5 करोड़ लोग ही, अगर मैं सही हूं, हो सकता है थोड़े बहुत ज्यादा हूं, वही लोग टैक्स देते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न उससे ज्यादा लोग फाइल करते हैं, कई करोड़ फाइल करते हैं, लेकिन जो टैक्स देते हैं वो हम आप जैसे मिडिल क्लास लोग हैं, जिनके पास कोई बचाव नहीं है, उन्हें देना ही है, क्योंकि वो सैलरीड क्लास है, तो वो अपनी इनकम छुपा नहीं सकते जी। और नरेंद्र मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे और प्राइम मिनिस्टर पद के दावेदार थे, तो आजकल आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि बहुत सारे वीडियो चल रहा है
कि जब काला धन लाएंगे तो ऐसे लोग, ईमानदार लोग, मिडिल क्लास को मिलता क्या है जी? वो तो सैलरीड लोग हैं। ये बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं जब हम वहां से पैसे लाएंगे तो कुछ पैसे तो ये जो ईमानदार सैलरीड क्लास है जो हमें इनकम टैक्स देता है उसको दे देंगे। तो ऐसे करके उन्होंने एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई थी। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है, ये पहले ये समझना जरूरी है। कोई अगर ट्रेड करता है कि मैंने कोई शेयर खरीदा, मान लीजिए मैंने 10 रुपए का शेयर खरीदा, वो 20 रुपया हो गया कुछ समय के बाद जी, और मैंने उसको बेच दिया, तो हमने 10 रुपया कमाया। अगर हम 1 साल के अंदर उसको बेचते हैं तो अब उस 10 रुपए पे टैक्स देना पड़ेगा, 20% टैक्स देना पड़ेगा, जो पहले 15% था। ओके। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसको भी 10% से बढ़ाकर 12.5%। मतलब अगर मान लीजिए कि हमने कोई शेयर खरीदा 10 रुपए का जी, और 3 साल के बाद उसको हम बेचने गए, वो 50 रुपए का हो गया, तो पहले हमें 40 रुपए पे 10% टैक्स लगता, लेकिन अब 12.5% टैक्स लगेगा। तो अगर मिडिल क्लास कहीं अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए अगर वो शेयर में डील कर रहा है, शेयर बाजार में खरीद रहा है, शेयर बेच रहा है शेयर, और उससे कुछ आमदनी करके वो अपनी अर्निंग बढ़ा रहा है, तो उस पे भी टैक्स का बोझ बढ़ गया जी। तो इसका हवाला दिया राहुल गांधी ने। फिर उन्होंने इंडेक्सेशन खत्म करने की बात की। वो क्या है इसको भी समझिए जी, कि मैंने, मान लीजिए कि मैं आपसे पहले से नौकरी में हूं और मैंने एक घर खरीदा जी, आज से 10 साल पहले। अब वो घर मैंने 50 लाख का खरीदा था, उस पर लोन लिया मैंने, लोन चुकता कर दिया मैंने, अब 50 लाख का घर मेरा है। आज मैं उस घर को बेचने जाता हूं, वो 2 करोड़ का घर है, मतलब घर है, वैल्यू उसकी 2 करोड़ की। तो हमें पहले टैक्स जो लगता वो जो महंगाई दर जो इतने दिनों में जो बढ़ी है तो उसको अकाउंट फॉर किया जाता। मतलब आज की तारीख में वो 50 लाख कितने का हुआ जी, तो अगर मान लीजिए कि वो 1.5 करोड़ के आसपास हुआ और हमने 2 करोड़ में बेचा तो 50 लाख पे ही टैक्स लगता मुझे। अच्छा, अब उसको हटा दिया गया है, हालांकि उसको 12.5% कर दिया गया, 12% या 12.5% कर दिया गया है, पहले 20% था, लेकिन आपको पूरे पे टैक्स लगेगा। मतलब 50 लाख का घर अगर आपने 2 करोड़ में बेचा तो 1.5 करोड़ जी, जो फायदा है आपका उस पूरे पे टैक्स लगेगा। पहले 50 लाख पे टैक्स लगता तो जाहिर तौर पे वो कम होता जी। तो मिडिल क्लास को वहां भी नुकसान हुआ है। तो ये सब चीजें लोगों के दिमाग में चल रही है और इसी बीच बजट भाषण पे बोलते हुए राहुल गांधी ने मिडिल क्लास की चर्चा की कि जिससे आपने बहुत ताली बजवाई, बहुत थाली बजवाई, फ्लैश जलवाया, वो कैमरे के फ्लैश ऑन करवाए आपने मोबाइल फोन के, अब तो वो भी इस तरफ आ गया है जी। वो आपके साथ अब नहीं है। तो वहां एक हमला किया तो एक वेंट, एक गुस्सा, एंगर निकलने की एक जो जगह होती है, तो राहुल गांधी उसको कोशिश कर रहे हैं कि उस वर्ग को भी लुभाया जाए जो हमारा वोटर नहीं है। और फाइनली जिस पीडीए को बहुत टॉम किया जा रहा है उसी के रास्ते, उसके पहले से जातीयत जनगणना की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, जो कंप्लीट शिफ्ट है कांग्रेस की पुरानी जो लाइन है उससे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी इज हार्पिंग ऑन कास्ट सेंसस। आज उन्होंने कहा कि आपने जो ये चक्रव्यूह बना रखा है, उन्होंने एक बजट को उस तरीके से, बजट भाषण को उस तरीके से पॉइंटर्स में डिजाइन किया था कि नरेंद्र मोदी और तमाम लोगों को 6 लोगों की बात की थी, बात की, मतलब कि उनका चक्रव्यूह है। और हम शिव जी की बारात है, तो उन्होंने वो शिव जी की बारात उन्होंने इसलिए कही कि हम बहुत सारे एक साथ हैं और तरह तरह के लोग एक साथ हैं, क्योंकि हम एक साथ चल सकते हैं, आप एक साथ नहीं चल सकते। और उसी में उन्होंने, चूंकि पीडीए से सफलता मिली है जी, उत्तर प्रदेश में खास तौर पे मिली है, तो अब उसको और पुरजोर तरीके से कहना कि हम जातिगत आरक्षण, जातीय जनगणना कराकर रहेंगे, हम सत्ता में आए तो ये सदन ये पास करेगा कि जातीय जनगणना होगी, ये जरूरी है और कौन चाहता है। तो ये
ट्राइबल चाहता है, ये दलित चाहता है, ये पिछड़ा वर्ग चाहता है। तो जो जिसकी तरफ उनका इशारा है कि उस पूरे चंक को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाए, जो बीजेपी ने जिसमें से एक बड़ा चंक बीजेपी ने हथियाया हुआ है जी। अपर कास्ट के साथ। जो पिछड़ा वर्ग है एक बहुत बड़ा, दलितों का भी एक बड़ा वर्ग मायावती के कमजोर होने के बाद उस पे कब्जा बीजेपी का था। तो एक जातिगत जनगणना के नाम पर और पीडीए के नाम पे जो सफलता मिली है उसको आगे बढ़ाते हुए, उससे उत्साहित होते हुए आज उन्होंने हाउस में, सदन में, पटल पे विपक्ष के नेता के तौर पे ये बात कही और इंडिया ब्लॉक के सरकार की तरफ से कही। इंडिया ब्लॉक की सरकार बोल रहे थे जब आएगी तो, मतलब वो पूरे इंडिया ब्लॉक की तरफ से कह रहे थे। हालांकि ये देखना होगा कि ममता बनर्जी से लेकर तमाम लोग जो उस मुद्दे पे साथ नहीं थे, जो मेरी जानकारी है इंडिया ब्लॉक में जब इस पे चर्चा हुई थी तो उस समय ममता बनर्जी इसके खिलाफ थी। वो जातिगत जनगणना को एजेंडे में डालने के पक्ष में नहीं थी। उनका क्या रुख होगा मालूम नहीं, लेकिन वो अभी जब बात कर रहे थे तो वो इंडिया ब्लॉक के नेता की तरह बोल रहे थे और जैसे लग रहा था कि वो इंडिया ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेता विपक्ष की तरह बात कर रहे थे कि सारे लोग हमारे एक साथ हैं। तो एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने की आज उनकी कोशिश थी, सरकार को घेरने की कोशिश, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने की कोशिश, जो हर नेता करता है। आज उनका सार ये था, मतलब अगर मैं हेडलाइन दूं कि राहुल के भाषण का निचोड़ जातीय जनगणना पे जोर, ये कह सकता हूं। तो आज उसका निचोड़ यही था, साथ में एक मिडिल क्लास को भी साथ लेने की कोशिश, उनको भी एक सिग्नल देने की कोशिश की ये सरकार आपकी भी नहीं है, आपके लिए भी कुछ नहीं किया। सर एक और क्वेश्चन होगा मेरा कि हमने राहुल गांधी को शुरू से पार्लियामेंट में बोलते हुए देखा और अभी भी देख रहे हैं, तो जो जिस तरीके से पहला भाषण हुआ एज ए एलओपी राहुल गांधी का, फिर उसके बाद से आज वाला जो भाषण हुआ, 2 भाषण वो 24 चुनाव जीतने के बाद दे चुके हैं, वो बहुत डिफरेंट दिखा। एक राहुल गांधी में अलग कॉन्फिडेंट दिखा, राहुल गांधी रुक नहीं रहे थे, जो बात बोल रहे थे, उधर जवाब भी दे रहे थे, हिंदुओं के बारे में बोलते हैं तो खुल के बोलते हैं। तो क्या ये 24 चुनाव में मिली सीटों की बढ़ोतरी, उत्तर प्रदेश में उनका पीडीएफ फॉर्मूला, गठबंधन का सही काम करना, क्या ये भी पुश कर रहा है? क्या ये भी विपक्ष में एक आग जगा रहा है कि ठीक है अभी सरकार है, हो सकता है 5 साल बाद हम। देखिए ये विपक्ष जो है वो अपने आप को हार के भी जीता हुआ मान रहा है। अब ये ओवर कॉन्फिडेंस कहिए या कॉन्फिडेंस कहिए, क्योंकि सरकार जीतने के बाद भी थोड़ी बैकफुट पे है जी, क्योंकि उसने बार बहुत ऊंचा रख दिया था। तो ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ये चुनाव जीते नहीं हैं। हकीकत ये है कि वो तीसरी बार सरकार में है और ये जो अपेक्षा से उनको कम सीटें मिली, इसने विपक्ष को एक इट हैज बीन अ शॉट इन द आर्म फॉर द ऑपोजिशन। उसको लगता है कि अब हम घेरने में कामयाब हो गए, अब हम इनको घेर देंगे, अब हम इनकी चलने नहीं देंगे। तो उससे कुछ कॉन्फिडेंस आया है। जब आप नेता विपक्ष के तौर पे सदन में होते हो तो आपकी एक जिम्मेदारी भी होती है जी। एक पार्ट टाइम पॉलिटिशियन की तरह आप बिहेव नहीं कर सकते। पिछले कुछ दिनों में जो उनका लगातार जनता के साथ जुड़ाव रहा है उसने भी कुछ कॉन्फिडेंस दिया होगा और जाहिर तौर पे जब वो 100 के आसपास पहुंच गए हैं, 99 तो उनके अपने हैं, 1-2 जो उनके इंडिपेंडेंट जीते उन्होंने समर्थन की घोषणा कर दी है। तो 10 साल के बाद आप 100 से ऊपर की संख्या में हो और नेता विपक्ष के तौर पे आप खड़े होते हो तो थोड़ा कॉन्फिडेंस ये आता है और सरकार का गड्ढा कहां है आपको इतने दिनों में पता लग जाता है कि कहां उनकी पॉलिटिकल वीकनेस है, जहां वार करना चाहिए और आसपास के लोग उसको चिन्हित करते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा प्रिपरेशन के साथ आ रहे हैं और चूंकि क्योंकि पूरा प्लान था उनका भाषण, पॉइंटर्स में कमल, ऐसे जो भी लोग होते हैं, हाँ, उनका भाषण पहले भी प्लान किया जाता रहा होगा, लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस, थोड़ी अपनी शक्ति, क्योंकि अब वो 240 के नेता के तौर पे बोल रहे हैं, सदन में 240 है, जो कि सिर्फ बीजेपी की 303 और अगर जोड़ लीजिए तो 350 से ऊपर थे जी। तो पूरा विपक्ष हाशिए पे दिखता था। अब चूंकि वो स्ट्रेंथ के साथ है, उनके साथ वो वोकल कॉर्ड भी उनका तेज हो गया, तो
वो एक कॉन्फिडेंस देता है, और आज की राजनीति में थोड़ा ज्यादा ही कॉन्फिडेंस देता है। तो अब जो वो बोल रहे हैं वो एक ऐसे नेता के तौर पे बोल रहे हैं जो सत्ता पक्ष को घेरने की क्षमता रखते हैं, और सत्ता पक्ष चूंकि इस अपने उस परफॉर्मेंस से बहुत संतुष्ट खुद नहीं है, इसलिए उसने ज्यादा प्रेशर अपने ऊपर लिया हुआ है, और इसलिए आपको लगता है कि विपक्ष की चढ़ाई थोड़ी ज्यादा है। मतलब बेसिकली आज का जो राहुल गांधी का भाषण था, अगर आपको लग रहा था कि वो बजट को रिव्यू करके बोल रहे थे, ऐसा नहीं था। उसमें क्या क्या मैसेजेस थे आज हमने समझा। फिर राहुल गांधी बोलेंगे, हम फिर एक वीडियो लेके आएंगे, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।